नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर मिश्रा, जहां हम खबरों की चीड़-फाड़ करते हैं, उसे अलग अलग ढंग से, एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि पंचनामा की मांग जो है जनता की तरफ से लगातार की जाती रही है, इसलिए फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। 2 से 3 पंचनामा जो आपको देखने को मिल रहा है। मेरे साथ जो सर का पंचनामा होगा उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और इस विश्लेषण के अंत तक जो है सर आपको ये जवाब देने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और हम बता दें कि ये जो पंचनामा है वो नए क्लेवर के साथ होगा, नए तेवर के साथ होगा। तो सर आज इस पंचनामा शो में सवाल यही है कि चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य का होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार उनके दिए हुए जख्म को भूल नहीं पा रहे हैं और अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को ही तोड़ दिया जाए। जैसे उनके ही घर में सबसे पहले सुमित सिंह को अपने पाले में करके कह सकते हैं उनके ही मान में उनको जो है मात देने की तैयारी कर रही है। 18 फरवरी को जैसा कि बातें चल रही है कि कई दर्जन नेता जो है शामिल हो सकते हैं। चंदन सिंह की मुलाकात हो, जो लोजपा के विधायक हैं। सूरजभान सिंह जो लोजपा के सांसद हैं, माफ करिएगा सांसद हैं। सूरजभान सिंह जो लोजपा के स्तंभ हैं, उनके भाई हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं। लोजपा के इकलौते विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो अशोक चौधरी से मिलते हैं। और अशोक चौधरी से मिलना और फिर लोग भी समझ जाते हैं कि पूरा माजरा है, वो भाया है। अगर आप पटना से कलकत्ता जाते हैं जी तो आसाम जाइएगा, ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है जी। तो सवाल सर यही है कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य फिर क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है कि पूरा कॉपी किताब लेके बैठना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो हम नई श्रृंखला पंचनामा की शुरू करने जा रहे हैं, ये अक्सर हमारे मन जहन में, दर्शकों के जहन में सवाल होते हैं। जब हम कोई खबर पंचनामा की करते हैं तो नीचे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मन में उस वक्त मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स जब दर्शकों के, तो दर्शक भी जानते हैं अच्छे से मैं जवाब देता हूँ उन कमेंट्स का। लेकिन होता क्या है कि वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जब मैं जवाब देता हूँ उनका, तो फिर उनके मन में कुछ और सवाल होते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है थ्रेड, कमेंट सेक्शन, मजा नहीं आता है, लगता है अननेचुरली बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दर्शकों को रोज पंचनामा के इस वाली श्रृंखला में, जिसमें हम आप साथ बैठेंगे, हम एक सवाल लेकर बैठेंगे और सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। वो सवाल कुछ भी हो सकता है, बिहार की राजनीति या देश की राजनीति से। और ये सवाल कहाँ से आएगा? ये सवाल दर्शकों के माध्यम से ही आएगा। ज्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे, जिस रंग रूप के सवाल होंगे, उन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज बिल्कुल ही बड़ा सवाल है। हमारे एक दर्शक है, रामस्वरूप नाम है उनका। कल पंचनामा के 2 अलग अलग जो पार्ट्स थे, उनमें से सेकंड पार्ट पर उनका कमेंट आया था। उन्होंने कहा था, नमन जी आपका विश्लेषण ठीक ठाक लगता है, बहुत अच्छा नहीं है आपका विश्लेषण, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो लोजपा की आगे की रणनीतियां हैं, उनको लेकर बाबा और भी अलग चरण के कई लोगों का नाम उन्होंने लिया, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उस पर कुछ बोले। आने वाले भविष्य में लोजपा क्या करेगी, क्योंकि पार्टी की स्थिति ऐसी है कि लगभग 4 दर्जन के आसपास नेता पार्टी छोड़ने के लाइन लेंथ पर खड़े हैं। कुछ लोग छोड़ चुके हैं, 2 दर्जन ज्यादा, और कुछ लोग छोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में चिराग पासवान की मनोस्थिति क्या है, रामविलास पासवान का जो एक बृहद राजनीतिक इतिहास रहा है इस लोजपा के साथ, मतलब पुराना तो वो बहुत लंबे चौड़े नेता रहे हैं, उसका को मैच कर पाना बिहार के नेताओं के लिए संभव नहीं होगा आने वाले। तो आप तेजस्वी यादव को लालू मत बनाइए, आप नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनको नीतीश मत बनाइए, आप चिराग पासवान को रामविलास पासवान मत बनाइए, वो संभव नहीं है। संघर्ष से बन गए थे, बिल्कुल। अब आप इस बात को नहीं भूल सकते कि इनमें से कई लोगों को ऑलरेडी जो है हिट द ग्राउंड रनिंग, इन लोगों को कुछ ना कुछ स्टार्ट मिला हुआ था पिता की तरफ से। और हाँ, बड़ा सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव के ऊपर एक तलवार लटक गई है राजनीति, वहीं रामविलास पासवान के एकाएक गुजर जाने से चिराग पासवान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या है एक्सेप्टेबिलिटी की। एकाएक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो इंड्यूसिंग फॉर्मूला एक राजनीति की होती है। सर पहले घुटना डाल के देखे, पहले अंगूठा डाल के चेक किया। एक और शिकायत सर कार्यकर्ताओं की रहती है, उनका ये सवाल रहता है कि रामविलास पासवान के वक्त में हमें प्रतिष्ठा मिलती थी, लेकिन अब वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रहा है। ये जनरेशन गैप भी है, मैं इसे इस तरह से नहीं समझ सकता। ये जनरेशन गैप है। आपके पिताजी और आप जब एक कमरे में बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो कई बातों पर मतभिन्नता होती होगी।
टेलीविजन पर अगर कोई आप सीरियल भी देखते होंगे या कोई अगर विज्ञापन ही चलता होगा तो आप दोनों का उसको लेकर अलग अलग मत भिन्नता हो सकती है, और आप अगर अलग मत रखते हैं तो आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं। ये इट्स नॉट बैड टू बी डिफरेंट। और आजकल के जनरेशन के साथ थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा ताकि बातें समझ सकें। ऑब्वियसली रामविलास पासवान की राजनीति दलित राजनीति पर आधारित राजनीति थी, जिसमें एक हद तक नीतीश कुमार ने एक स्टॉपेज लगा दिया था। वो तो फिर उन्होंने एनडीए में वापसी की तो उसके बाद कई रास्ते उनके खुले। इस बात को अच्छे से जानते हैं चिराग पासवान, लेकिन इसीलिए वो इस तरह की राजनीति नहीं करके वो एक व्यापक राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन एक खास बात है, आप जब अपने राजनीतिक जीवन में आते हैं तो कुछ सही कुछ गलत करेंगे, तो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स वहां से आप सीख कर आगे बढ़ते हैं। वही आगे चल के आपका एक्सपीरियंस का बैग बनता है, एक बड़ा ब्रीफकेस जो आपके मन में होता है। अब गलती करिएगा तो सीखिएगा कहां से। यहां तक ये जो ज्ञान वाली बातें थी, ये समाज वाली बातें थी, मैंने समझा दी। अब हम आएंगे विषय पर। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब तो मिलना चाहिए। तो सवाल का जवाब थोड़ा सा भूमिका के साथ मैं देना चाहूंगा। 2000 में लोजपा की स्थापना हुई थी और 2005 में लोजपा अपना स्वर्णिम काल देखा, 5 साल में ही, जब वो सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे। और ये जो लोजपा की राजनीति थी वो मौका परस्त लोग कह देते हैं, लेकिन वो राजनीति आजकल के मांझी जी और मल्लाह भाई जैसी नहीं थी जी। वो राजनीति सिद्धांतवादी राजनीति थी। बाद में मौसम वैज्ञानिक जरूर बन गए, तो बाद में तो नीतीश कुमार भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किए। सभी को मौसम में वैज्ञानिक दर्जा दे दीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आज एक बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक माहौल जिस तरह से बना हुआ है बिहार में, इसका फायदा हर पार्टी लेना चाहती है। जो सत्ता में है वो भी, विपक्ष में रहता है वो रह रही है वो भी, लेकिन एक पार्टी जो बिल्कुल ही जिसका फायदा नहीं उठा पा रही है वो है चिराग पासवान की पार्टी। एक और पार्टी है लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जो कि डोलडो में फंसी हुई है, उगलने निकलने वाली स्थिति में फंस गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन एटलीस्ट चिराग पासवान के साथ एक खास बात यह है कि ये व्यक्ति डिसीजन लेने में हिचकता नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस के पीछे नहीं पड़ता है कि क्या होगा रिजल्ट। 2020 उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे फियरलेस लीडरशिप की आवश्यकता बिहार के लोगों को है, राजनीति में भी इस तरह के लोगों की आवश्यकता है। आपने, मैं क्रिकेट के संदर्भ में लगभग हमेशा बातें करता हूँ, आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने आखिरी मैच जो खेला था तो जितने भी बैट्समैन हमारे थे जो मैच ड्रॉ करा सकते थे वो सारे आउट हो गए, और ऋषभ पंत को मैच ड्रॉ कराना नहीं आता था, जिताना आता था जी। उन्होंने वही किया, प्रयास किया। अगर वो आउट हो जाते तो मैच हारते हम, वो आउट नहीं हुए, मैच जीत गए। ये तो रिस्क एलिमेंट हर जगह होता है। आज तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी पीछे खड़े हैं, पिछले पायदान में रोल नंबर 1 तो पीछे खड़ा है। तो ये तो विडंबना है, ये तो आयरनी है बिहार की राजनीति की। तो आप इस आयरनी में न पड़िए, बल्कि आप इस बात को समझिए कि लालू यादव से बेहतर प्रदर्शन किया तेजस्वी यादव ने, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। आज जिस तरह से आप रामविलास पासवान को एक बड़ा नेता भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो मौका परस्त थे, अरे आप मौसम वैज्ञानिक नहीं कहते हैं, आप उन्हें मौका परस्त कहते हैं, एक थप्पड़ लगाते हैं उनके ऊपर। क्या ये सेम बात आप कह सकते हैं चिराग पासवान के खिलाफ? क्या आप कह सकते हैं चिराग पासवान मौका परस्त है? कुछ जगहों पर मैं एहसास जरूर कर सकता हूं कि मौका परस्त थे, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन उन्होंने लिया, जिस वक्त एनडीए की गाड़ी अच्छी चल रही थी, उन्होंने उस गाड़ी से उतरना लाजिम समझा और उतर कर उन्होंने विरोध किया जी। तो ये एक फियरलेस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो कि बिहार के लिए नया है, लेकिन अब ये आया है तो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से चुनाव उन्होंने लड़ाया 135 से ज्यादा सीटों पर, 125 सीटों पर, और फिर वहां से जीतकर मात्र 1 सीट आए, तो एक राजनीतिक संभावनाओं पर आधारित होता है। और इस देश के जो मॉनिटरिंग बॉडीज हैं इलेक्शन को मॉनिटर करने वाले, इलेक्शन कमीशन, वो एक सर्टेन नियम उन्होंने बना रखा है। अब इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं इसके कारण चिराग पासवान की पार्टी उस स्थिति में चली गई है कि बंगला भी उनसे छीना जा सकता है। वो सिंबल जो लोजपा के पास कई जमाने से रही है, शुरुआत से ही उसका एक मतलब लोजपा का चेहरा रहा है, रामविलास पासवान का बंगला कहा था, बंगला छाप, वो छीना जा सकता है। आपको याद होगा हॉकी जो थी पप्पू यादव की पार्टी की, उसे छीन लिया गया, कैच थमा दिया गया। वही आपने देखा कि हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी थी, उनका टेलीफोन छीन लिया गया था, लेकिन फिर वो वापसी उन्होंने की, एनडीए के नाव पर सवार होकर वापस किए
तो आज स्थिति ये है कि ये सिंबल जो है लोजपा से छीना जा सकता है, यहां तक लोजपा पहुंच गई है। एक वक्त उस तरीके से मत नहीं मिले जिन संख्या में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाया। और इसकी वजह से देखो होता क्या कि राजनीति में बहुत सारी चीजें हैं, ये संभावना भी इसलिए ये प्रावधान भी लाया गया कि कोई वोट कटवा की तरह काम ना करे, कोई बस इसलिए चुनाव न लड़े कि दूसरे को हरा, ऐसा है और हाँ दूसरे को हराने किसी और से किसी को हराने के लिए, इसीलिए ये सारी सिस्टम्स बनाया गया है। तो खैर इस पेज में तो फंस गए हैं। और आपने बिल्कुल कहा कि 5 दिसंबर को जो एक कार्य समिति थी इनकी जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि लोजपा जब चुनाव हारी है तो कई जगहों कई पार्टियों से उन पर दबाव पड़ा है, नीतीश कुमार भी अग्रेसिव हो गए हैं, तो 5 दिसंबर को उन्होंने सारी कमेटियां अपनी भंग कर दी थी और उन कमेटियों के भंग करने की वजह से ही इस पार्टी में असंतोष फैला था और जिसके बाद 26 लोग इस पार्टी के एक बार ही इस्तीफा दे दिया था केशव कुमार के साथ में। तो उन्होंने क्या आरोप लगाया था याद है आपको? उन्होंने आरोप लगाया था, जो आरोप आपने लगाया कि इनके साथ काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। रामविलास पासवान की बात अलग थी, इनकी बात बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने अब तक रामविलास पासवान के जो पुराने लोग जोड़े गए थे इस पार्टी में उनको उस तरह का इज्जत नहीं दिया, प्रतिष्ठा नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि अगर आप 25,000 कार्यकर्ता बनाते हैं आपको टिकट मिलेगा। हम लोगों ने बनाया लेकिन जो टिकट दिया गया वो पैसा लेकर दिया गया। अब अलग बात है जब इस्तीफा लेंगे तो वो जो है सीधा आरोप लगाएंगे। आरोप लगाया है, सीधा आरोप उनका यही था कि प्रशांत किशोर के साथ मिलकर इन्होंने कई लोगों को जिताने और हराने का काम किया है और भाजपा भी कार्यकर्ताओं को वोट नहीं दिया जिन्होंने कार्यकर्ता बनाया है, ऐसे लोगों को दिया गया जो पैसा लेकर के सीधा टिकट। कई लोग आए और चुनाव उन्होंने जीतना चाहते थे, जमीनी कार्यकर्ता को नहीं। बिल्कुल। इसकी वजह से क्या समस्या हुई? इसकी वजह से ये समस्या हुई कि अब 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है और इस लोजपा पार्टी का बिहार में कोई कार्य समिति, कोई सदस्य ऑफिशियल नहीं है। इससे क्या हो रहा है? राजनीतिक संशय पैदा हो रहा है। हर कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, सम्मान पद प्रतिष्ठा से ही मिलता है। जब आप किसी नेता 24 से चिराग पासवान 24 घंटे तो बिहार में रह सकते हैं 365 दिन, तो एक संवादहीनता हो जाती है। संवादहीनता बहुत बड़ा एक विषय है, शक्ति ह्रास का, लोगों के गुस्सा होने का, संबंध विच्छेद का एक बहुत बड़ा कारण है। वही आरोप लगाते लगाते मांझी जी बाहर चले गए महागठबंधन से और इसकी वजह से समस्या हुई थी। और एक बात और है कि चिराग पासवान ने जो राजनीतिक कलेवर बदला लोजपा का, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये जो पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, भाइयों को सांसद बनाएंगे, भाइयों को चुनाव लड़ाएंगे, भाइयों के बेटों को चुनाव लड़ाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो इस सिस्टम से भी चिराग पासवान चाहते थे कि बाहर निकाला जाए, इस सिस्टम से निकाला। इसके लेकर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनके चाचा भी नाराज थे और खबर ये आई जो कि बाबा ने और आपने ब्रेक की थी कि बिहार में जो कार्य समिति बनेगी और बिहार का जो अध्यक्ष बनेगा वो पासवान परिवार से बाहर का, पासवान परिवार से बाहर का होगा। और ये भी बता दिया उन्होंने इशारे में कि ये पासवान जाति से भी नहीं होगा। यानी अब अगली राजनीतिक स्टेप की तरफ आगे बढ़ने की तरफ जाति से बाहर निकल करके आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने 2 बातें स्पष्ट बताई। उन्होंने कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार के अन्य वर्गों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन वर्गों में कौन कौन से आते हैं मैं बता दूं, जो बातें हमारी हुई राजू तिवारी से अन्य लोगों से, उसमें संकेत एक मिला कि यादव, भूमिहार और कुशवाहा, ये 3 जाति के लोगों को अब स्थान देगी लोजपा और ऐसे लोगों को अपनी समिति में जगह देगी और इन लोगों को प्रमोट करके प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़ी बड़ी पदों पर लेकर आएगी। अब यहाँ समझ लीजिए, यादव जाति सबसे ज्यादा वोट बैंक है इसका। कुशवाहा इस बार कितने जीत कर आए हैं आपको पता ही है। भूमिहार जाति नीतीश कुमार से खफा ही रहती है। तो इन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरने की तैयारी की है अपने इस रणनीति के तहत और अपनी पार्टी को प्रमोट करके उस पॉपुलर वर्ग तक ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, चिराग पासवान को अगर आज सीरियस नहीं लिया जा रहा है तो उसका 2 बड़ा कारण है। एक कि वो केवल 8% वोट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है जी, बहुत बड़ी बात। और दूसरा कि उन्होंने राजनीतिक रूप से परिपक्वता नहीं दिखाई चुनाव के वक्त, जिसे स्टेबिलिटी कहा जाता है। अगर उनके पिता होते तो पता नहीं क्या डिसीजन लेते, लेकिन चिराग पासवान से बड़ा ब्लंडर हुआ, ये बिहार के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, ये वो पार्टी भी मानती है जो जिनके साथ वो थे और छोड़कर अलग हुए हैं। तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने जो पत्र लिखा था वहां से थोड़ा गेम चेंज होता है। जो पत्र लिखा था राजू तिवारी जी ने, राजू ने लिखा था ना,
तो पत्र जो लिखा था उसमें उन्होंने जिस तरह से लिखा था वो ऑब्वियसली उसमें चिराग पासवान की भी हामी होगी। और उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार अपनी कमी से हारे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी घटी है, हमने उन्हें नहीं हराया। हालांकि हराने को लेकर तो दावे कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा दिया था अंतिम में कि हमारी जीत हुई नहीं हुई, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया, इस बार यही हमारा लक्ष्य था, हम सफल हुए। लेकिन हुआ क्या, यहीं पे थोड़ा सा एक जगह दिखता है जहां पे संशय पैदा होता है चिराग पासवान के भी मोटिव पर, कि वो पता नहीं डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजनीति कर रहे हैं या मजबूरी वश करना पड़ रहा है। क्योंकि यहां जब उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार, और जिस तरह से केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो एकदम एनिमिटी वाला ये एक्ट था, इस एक्ट से हम और इससे हम खुश नहीं है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कॉल भाजपा को लेना है, भाजपा फंस गई, कॉल आपको लेना है जी। जब आपके पिताजी को आपके मन का कोई बात नहीं मानना हो तो वो कहेंगे कि आप ही तय कर दीजिए करना क्या है, ताकि इसका गिल्ट होगा वो आप जीवन भर लेकर अपने साथ ढोइएगा। और इसी हिसाब से भाजपा फंस गई। बिहार में भाजपा चाहती थी कि चिराग पासवान की पार्टी का बिहार मंत्रिमंडल में भी एंट्री कराए। एक बड़ा जत्था जो भाजपा का है वो उस फेरे में था कि नीतीश जी को एक जवाब देने के लिए ये भी एक बढ़िया चीज होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सरकार बना पाना संभव नहीं है भाजपा के लिए अगर नीतीश हट जाते हैं तो। इसीलिए इस लंगड़ा और अंधे की दोस्ती जो है वो बिहार में चलती रहेगी, और इसी वजह से कुर्बानी ले ली गई चिराग पासवान की बिहार में। कल कुर्बानी क्या है तो उन्होंने अगेंस्ट काम किया ही था एनडीए के। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की एंट्री ऑलमोस्ट तय थी। मैं आपको तय पर बता रहा हूं, बिहार भाजपा के कई नेताओं ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा, आग्रह किया था कि चिराग पासवान को छोड़ा नहीं जाए, उन्हें साथ लेकर चला जाए। नीतीश पर भरोसा नहीं, लेकिन चिराग धोखा नहीं देंगे। लेकिन जब वो प्रशांत किशोर वाली बातें सामने आई, अमित शाह का जो पुराना चैप्टर रहा है प्रशांत किशोर के साथ, तो उस वजह से फिर पूरा मामला डिसॉल्यूट हुआ। और फिर नीतीश कुमार ने इम्पोज कर दिया कि भाजपा को तय करना पड़ेगा, चिराग की एंट्री नहीं होगी कुछ भी हो जाए। तो नीतीश कुमार और बिहार की सरकार को बचाने के लिए भाजपा को कुर्बानी देनी पड़ी। और अभी भी मैं बोलूं, अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% हो गया कि इनको नहीं मिलेगा मंत्रालय। भाजपा चिराग पासवान को लेकर कभी भी गियर बदल सकती है। वो सब कुछ डिपेंड करता है नीतीश कुमार के, जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी नीतीश कुमार की है उस पर डिपेंड करता है। कितना दबाव नीतीश कुमार सह सकते हैं, कितना दबाव नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं भाजपा पर। अगर सब कुछ सहजता के साथ, असहज चेहरे के साथ स्वीकार कर सकते हैं नीतीश, तब तो ठीक है, वरना चिराग पासवान का जो भविष्य है राजनीतिक वो बदल सकता है वर्तमान से। बीजेपी डील कर सकती है कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर रखेंगे तो भाई हम चिराग पासवान को रखेंगे। बिल्कुल, ये तो तय कर दिया था उन्होंने, ये तो कह दिया था। देखिए ऑब्वियसली उपेंद्र कुशवाहा ने जो विद्रोह किया था एनडीए में जब वो हटे थे बाहर, तो उन्होंने नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा था, नीतीश से जरूर खुनस था, लेकिन भाजपा के खिलाफ उन्होंने एजेंडा बनाकर अपने आप को अलग किया था। और इस वजह से भाजपा को भी थोड़ा परहेज है कि जो ये आएंगे जाएंगे, इससे काम कैसे चलेगा। तो नीतीश कुमार के साथ लवकुश समीकरण साधने की व्यवस्था करेंगे, ये तो हमें बाहर करेंगे। इसीलिए इस राजनीतिक परिपाटी पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, सवाल यहाँ अंतिम सवाल जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये भी है कि आखिर तब चिराग पासवान की पार्टी का होगा क्या, जब इतने सारे संशय आसपास है, इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर राजनीति डिपेंड कर रही है चिराग पासवान की, जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर करती है तो फिर इसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राजनीतिक भविष्य इसका ये होगा कि इस पार्टी में अभी भी कई लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है या नहीं। अगर इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो राजनीतिक रूप से ये एक्टिव रह सकते हैं, इस पार्टी का भविष्य आगे चल के बन सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि जिस बंगले को रामविलास पासवान ने झोपड़ी से बंगला बनाया, उसे बंगले से वापस झोपड़ी बनाने से चिराग पासवान रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां हिमांशु सब कुछ लग रहा है कि उल्टा जा रहा है, वहीं कभी कभी होता क्या है कि उल्टी धार में भी लोग बहकर सही जगह पहुंच जाते हैं। रामविलास पासवान की इस पार्टी को शुरुआत से ही दलितों महादलितों की राजनीति में के लिए रखा गया है साथ कर, और उसमें कोई कमी उन्होंने की भी नहीं। नीतीश कुमार ने भी उसे अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश की, लालू प्रसाद यादव ने भी उसे सेंधमारी करने की कोशिश की। लेकिन आज भी ये बड़ा वोट बैंक जो है वो माना जाता है ट्रेडिशनली कि इनके पास है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सबन बंधुआ है भाजपा के। तो
अब रामविलास पासवान की इस पार्टी को चिराग पासवान जब आज के समय में लेकर आते हैं, तो जैसे तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, वैसे ही सवर्णों को अपने पाले में, बड़ा वोट बैंक यादवों का है उनको अपने पाले में, कुशवाहा समाज से जीत कर जाने हुआ है उनको अपने पाले में, भूमिहार समाज नीतीश कुमार से खफा है उसको अपने पाले में करके ये एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। और कमेटी भंग है, अगर नई कमेटी बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ, अब जो हमारी जो अंदर की खबर हमें प्राप्त हुई है उस हिसाब से कई सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे हैं, कई लोग आगे हैं। और कई लोग के बारे में हमें ये भी खबर है कि बहुत करीबी लोग, उनकी छुट्टी भी इस पार्टी से होगी, उनके पावर भी सीज किए जाएंगे। तो बड़ा एक मेक शिफ्ट होगा। आपको दर्शकों को भी ये बात बता दें हम कि हम भी अपने ऑफिस का रिनोवेशन करा रहे हैं। पीछे जो आप ये ग्रीन ग्रास देख रहे हैं, मतलब हमें तो पता नहीं था, लेकिन अब ये नए लड़के जो आए हैं इन्होंने सब कुछ तोड़कर फिर से बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, तो ये खूबसूरत लग रहा है हमारा स्टूडियो। हालांकि पार्ट्स में टूटा हुआ भी है, लेकिन कहीं खूबसूरती दिख रही है तो अच्छा लगता है। इसी तरह से रामविलास पासवान की इस पार्टी को चिराग पासवान अपने हिसाब से तोड़ और फिर जोड़ रहे हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी खूबसूरत इमारत बनने से, कोई भी खूबसूरत बंगला जब बनने वाला होता है, तो जो पहली नींव से अंतिम ईंट तक का जो सफर होता है वो बदसूरती का होता है। उसके बाद जैसे ही उस पर रंग चढ़ता है, लोग कहते हैं ये पहचान में नहीं आ रहा कि आपका बिल्डिंग वही है जो बाहर से खंडहर दिखता था। तो खंडहर को इमारत बनाइए, बंगला बनाइए या बंगले को झोपड़ी, अब सब कुछ आपके हाथ में है और कुछ हद तक भाजपा के हाथ में है। रामविलास पासवान की इस पार्टी का चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो उनके मन में है, लेकिन बिहार की राजनीतिक में फिलहाल जो राजनीतिक अवस्था है इसमें भाजपा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई है चिराग पासवान की इस पार्टी का भविष्य। तो आपके दिमाग में जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा अब वो पूर्ण विराम में तब्दील हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहां पर जो है आप सवाल करिए। पंचनामा के अगले शो में हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर आपके सवालों का जवाब देंगे और फिर अगर आपके दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो हम उसे पूर्ण विराम में बदलने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको ये खबर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ जो हमारा यूपीआई नंबर है उस पर हमें सहयोग करें ताकि हम इसी तरीके से सच्ची पत्रकारिता आप लोगों के सामने करते रहें। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।